जय माता दी ऑल। और आज इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन में हम सीखेंगे द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ निफ्टी और एग्रीगेट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएससी। लाइकवाइज पहले तो हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है एक कंपनी की। फिर हम बात करेंगे एग्रीगेट aggregate free float market capitalization of 50 companies in Nifty 50 या aggregate free float market capitalization of 30 companies in BSC Sensex। और फिर उसके बेस पे बात करेंगे कि निफ्टी में वो 21,000 पॉइंट या आने वाले समय में 25,000 पॉइंट, 30,000 पॉइंट, 35,000 पॉइंट्स वो निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है, वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। और बीएससी सेंसेक्स में वो 72,000 पॉइंट्स या फिर आने वाले टाइम में 80,000 पॉइंट, 90,000 पॉइंट, मे बी 1 लाख पॉइंट वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। आने वाले टाइम में कहाँ तक जाएगा निफ्टी, कहाँ सेंसेक्स जाएगा, कितने पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है, वो मतलब आपको फ्यूचर में ना आपको कैलकुलेशंस समझने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। ये सेशन करने के बाद आपको ज़िंदगी भर कभी कोई परेशानी नहीं होगी ये समझने में कि कैलकुलेशन किस तरीके से होती है निफ्टी 50 पॉइंट्स या फिर सेंसेक्स के 30 जो है निफ्टी 50 की कैलकुलेशन कैसी होती है, पॉइंट कैलकुलेशन, या सेंसेक्स की पॉइंट कैलकुलेशन कैसे होती है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाउ द पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड इन द एनएससी निफ्टी। पहला फोकस निफ्टी के ऊपर रहेगा और फिर बाद में बीएससी सेंसेक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एक पहेली मैं आपको दूंगा, उस पहेली का जवाब आप देंगे। तो एक होमवर्क दूंगा, आई विल गिव यू वन होमवर्क आल्सो इन द एंड, वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क। तो पहेली का जवाब ढूंढ के लाना फिर। सो वी नो दैट बीएससी सेंसेक्स, ये आपको ऑलरेडी शायद पहले से भी पता ही है अब कि बीएससी सेंसेक्स जो है एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड 30 कंपनीज एंड एनएससी निफ्टी इज एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड 50 कंपनीज बोलते हैं हम। और कौन सी वाली, यहाँ सेंसेक्स में हम बोलते हैं टॉप 30 सिलेक्टेड कंपनीज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में हम बोलते हैं टॉप 50 कंपनीज। एंड आउट ऑफ हाउ मच, तो हम ये देखते हैं कि जनवरी 2024 में जो हम देखते हैं या फरवरी 2024 में कि बीएससी सेंसेक्स में 4749 कंपनीज के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं। परमिटेड वाले अलग हैं, लिस्टेड हैं और ट्रेड भी हो रहे हैं 4749 कंपनीज के। आउट ऑफ दीज 4749 कंपनीज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 30 कंपनीज। तो बीएससी सेंसेक्स क्या बताता है, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 30 कंपनीज आउट ऑफ 4749 कंपनीज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन बीएससी। और एनएससी निफ्टी क्या बताता है आपको, निफ्टी 50 क्या बताता है, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप selected 50 companies out of 2660 plus companies which are listed and traded on NSE। तो वेल आई से सेंसेक्स आपको सारी कंपनीज का हालचाल नहीं बताता, 4749 कंपनीज का इंडिकेटर नहीं है, टॉप 30 कंपनीज का इंडिकेटर है। और निफ्टी भी टॉप 50 कंपनीज का इंडिकेटर है, सारी कंपनीज का इंडिकेटर नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो जो टॉप कंपनीज चुनी गई है ना, वो नहीं उनसे ना आपको अंदाज़ा हो जाता है बाकी कंपनीज का हालचाल मार्केट में कैसा होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखते हैं तो हमें नज़र आता है यहाँ 2661 कंपनीज विल जिनके शेयर्स ट्रेड हुए ऑन द प्रीवियस डे। और मैं मानता हूँ कि कुछ और कंपनीज भी रही होंगी जिनके शेयर्स ट्रेड नहीं हुए, लेकिन नंबर लगभग इतना ही है, 2661 कंपनीज ओवर देयर। और जब मैं बीएससी की तरफ देखता हूँ तो बीएससी में मुझे ऊपर ऊपर नज़र आता है 4749 कंपनीज जिनके शेयर लिस्टेड हैं और ट्रेडिंग के लिए सारे अवेलेबल नहीं है, इनमें से कुछ सस्पेंड हुए हैं। लेकिन मैं नंबर फिलहाल 4749 मान लेता हूँ, बाकी आपको वो 645 माइनस करना है तो 41, मतलब 4000 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो बीएससी में जिनके शेयर्स लिस्टेड भी हैं, ट्रेड भी हो रहे हैं। एंड देन आई रिवर्ट बैक ओवर हेयर, जब टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज की बात हो रही है तो इनको सिलेक्ट कौन करता है, हाँ जी, वी आर सेइंग इट इज सिलेक्टेड बाय बीएससी सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज सिलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीएससी लिमिटेड। क्राइटेरियाज आर लेड डाउन, जो कंपनीज उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होता है। और फाइनल सिलेक्शन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीएससी। और इधर 50 कंपनीज की बात हो रही है तो चूजन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वंस अगेन क्राइटेरियाज आर सेट और जो कंपनी उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं उन्हीं को निफ्टी में इंक्लूड किया जाता है। दैट इज हाउ द थिंग्स आर। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो सारी बातें करते हैं। और अभी मैं बोलूँगा वी आर फोकसिंग ऑन अ कंपनी, मतलब एक कंपनी का कैलकुलेशन कैसे होता है। बाकी फिर हम बोलते हैं निफ्टी इज एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज, सेंसेक्स इज एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 30 कंपनीज, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 30 कंपनीज। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ आगे जाने से पहले, अगर बहुत सिंपल, बाकी तो आगे कैलकुलेशन में हम डिटेल में जाएंगे। सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, कंपनी में प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग हटा दो, कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी माइनस प्रमोटर शेयर होल्डिंग हटा दो, क्योंकि प्रमोटर्स तो अपने शेयर मार्केट में फ्रीली सेल करते नहीं हैं। तो मुकेश अंबानी के पास अगर मान लो प्रिज्यूम कि कंपनी के अंदर 51% इक्विटी शेयर्स हैं इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो मुकेश अंबानी साहब वो 51% शेयर्स मार्केट में बेचने नहीं जा रहे, 51% शेयर्स से उनका कंट्रोल है कंपनी में, और उनके पास डिविडेंड इनकम आ रही है, तो वो डिविडेंड इनकम से उनका घर बहुत बढ़िया चल रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी इन लाइफ। तो 51% जो है वो ही इज़ नॉट सेलिंग इन द मार्केट, बाकी 49% जो मार्केट में मतलब ओपनली ट्रांसफरेबल है, मतलब नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो अदर शेयर होल्डर्स हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्री फ्लोट बोला जाता है, उन शेयर्स को फ्री फ्लोट बोला जाता है जो मार्केट में फ्रीली ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी मैं डिटेल में और जाऊंगा और बाल की खाल निकालेंगे और ऐड ऑन लेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कि फ्री फ्लोट किसको कहते हैं। सो फ्री फ्लोट शेयर्स किनको कहते हैं अदर देन प्रमोटर शेयर होल्डिंग। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी कैसे कैलकुलेट होती है, अब तो उसका ये फॉर्मूला है आपके सामने, दिस इज द फॉर्मूला। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है, तो हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी विच आर फ्री फ्लोट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लेने, आपको वो शेयर्स लेने हैं जो फ्री फ्लोट हैं, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, मोटा मोटा समझ लेते हैं फिलहाल। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी एंड विच आर फ्री फ्लोट, और इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फ्री फ्लोट हैं इनको मल्टीप्लाई करना है करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ द कंपनी के साथ। अब ये करंट मार्केट प्राइस आपको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक चेंज होता रहेगा, मॉर्निंग 9:15 AM पे प्राइस कुछ और होगा, और शाम को जब मार्केट क्लोज होगी 3:30 PM पे तो प्राइस कुछ और होगा। तो फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी सुबह से लेकर शाम तक चेंज होती रहेगी, और मैं तो कहूँगा हर 2-3 सेकंड के बाद प्राइस आपको चेंज होता दिखता है, एवरी 2 सेकंड्स, एवरी 3 सेकंड्स। वो स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे NSE BSE की होम पेज पे, वेबसाइट पे देख लो, NSE की वेबसाइट, BSE की वेबसाइट पे देख लो, वेल वो आपको दिखता है हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर निफ्टी के पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, सेंसेक्स के पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कंपनीज का चेंज हो ही रहा है। और किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस देखोगे जाकर, वैसे ही गूगल पे सर्च कर दो बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, तो हर 2-3 सेकंड के बाद आपको शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता हुआ पूरा दिन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हर 2-3 सेकंड के बाद चेंज हो जाती है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सुपर कंप्यूटर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सुपर कंप्यूटर है जो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करता है हर सेकंड में, उसी का काम है वो कैलकुलेट करके दे देता है, तो मैनुअली तो कोई कर नहीं सकता, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। सो देन टॉकिंग अबाउट दिस आई विल से, और 1 सितंबर 2003 से स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिकन रेटिंग एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी, पूरा नाम S&P का स्टैंडर्ड एंड पुअर्स US से, तो 1 सितंबर 2003 से S&P BSE सेंसेक्स, उन्होंने बोला था कि 2003 से पहले सेंसेक्स जो था BSE सेंसेक्स वो टोटल फ्लोट पे कैलकुलेट होता था, और 1 सितंबर 2003 के बाद से अब वो सेंसेक्स जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी पे कैलकुलेट हुआ करेगा। तो मेथोडोलॉजी चेंज हुई गई थी। 1 सितंबर 2003 मतलब 31 अगस्त 2003 या उससे पहले ये फ्री फ्लोट नहीं होता था। 31 अगस्त 2003 या उससे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी लेते थे, फ्री फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था सेंसेक्स में, और उसी को मल्टीप्लाई करते थे विद द करंट मार्केट प्राइस। और वो जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी लेते थे, मतलब कब की बात हो रही है, बिफोर 1 सितंबर 2003, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी में प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग भी आ गई कंपनी के अंदर, पब्लिक शेयर होल्डिंग भी आ गई, बैंक शेयर होल्डिंग भी आ गई, ऑल टाइप ऑफ शेयर होल्डिंग्स आ गई। तो ऐसा होता था 1 सितंबर 2023 से पहले। आगे बढ़ते हैं, तो अब एक एक कंपनी का आपको समझ में आ रहा है कि एक कंपनी की कैलकुलेट कैसे की जाती है। अब एग्जांपल के साथ, वेल तो ये क्लियर हो गया ना आपको कि 1 सितंबर 2003 से पहले या 31 अगस्त 2003 से पहले फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते थे सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए, पुरानी बातें हो गई। नाउ दिस इज ओल्ड स्टोरी। अभी न्यू स्टोरी इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर
calculating the value of Sensex, और same for Nifty also I'll say. So मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ 2-4 बातें और यहाँ पर ऐड ऑन दे रहा हूँ, तभी वो एग्जाम्पल में मैं कहूँगा क्लैरिटी बढ़ेगी। तो कौन से शेयर्स हैं जिनको फ्री फ्लोट माना जाता है, कौन से शेयर्स हैं जिनको फ्री फ्लोट माना जाता है? तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी, वो ले लो, कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए, माइनस कर दो शेयर्स हेल्ड बाय द promoters family in the company, minus the shares which are held by promoters family in the company, then minus कर दो the shares which are held by the strategic investor in the company, जो long term promoter family के साथ जुड़कर business में चलना चाहता है, मे बी इंडियन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, मे बी फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में FDI इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर रहा है, तो वो भी माइनस कर दो, माइनस द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय एम्प्लॉय ट्रस्ट, तो वो भी माइनस कर दो। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए ESOP देने के लिए, स्वेट इक्विटी देने के लिए एम्प्लॉय ट्रस्ट बनाया है, और कंपनी का वो जो एम्प्लॉय ट्रस्ट है कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वो वाले शेयर्स भी माइनस कर दो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। मान लो कि हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, मान लो प्रिज्यूम, और मैं सिंपल फिगर्स लेता हूँ कि मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी कंपनी, और उसके अंदर मान लो कि कंपनी ने जो टोटल इशू किए हैं, टोटल इशूड बाय द कंपनी आर 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स, है तो बहुत ज़्यादा, मतलब है तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, लेकिन मैं 1 करोड़ मान रहा हूँ, 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए हैं, राइट। कंपनी हैज़ इशूड, आपको 100 करोड़ लेने हैं, आप 100 करोड़ ले लो, अगर आपको छोटा लग रहा है ये तो सर 1 करोड़ की बात कर रहे हो, तो मान लो कि कंपनी ने 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, एंड आउट ऑफ दीज 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स मुकेश अंबानी एंड फैमिली होल्ड्स 51 करोड़ इक्विटी शेयर्स। फेसबुक, हाँ जी, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग एक्वायर्ड 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स, द रियलिटी इज मार्क जकरबर्ग एक्वायर्ड 9% इक्विटी शेयर्स, और फेसबुक मेटा एक्वायर्ड 9% इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस। ये रियल फैक्ट है, ये कोई शेख चिल्ली की कहानियां नहीं है। तो फेसबुक एक्वायर्ड और मेटा एक्वायर्ड 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, और उन्होंने कहा कि हम रिलायंस के साथ लंबे टाइम तक मिलकर चलना चाहते हैं, और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट के पास 20 करोड़ इक्विटी शेयर है, तो 51 करोड़ इन द हैंड्स ऑफ मुकेश अंबानी, 9 करोड़ इन द हैंड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, दैट इज 60 करोड़ हो गया, एंड 20 करोड़ और लेट अस से 10 करोड़ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट, तो 60 + 10, समझ में आ रही है बात? 51 करोड़ इक्विटी शेयर्स प्लस 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स प्लस 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, और इसको माइनस कर दो 100 में से, तो 100 माइनस 70, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्री फ्लोट है, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्री फ्लोट है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, बाकी एक्चुअल फिगर्स तो कहीं ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली मच हायर, बट आई एम जस्ट टेकिंग दैट एग्जाम्पल। आप रिलायंस ना लेकर आप ABC ले लो, कंपनी ABC लिमिटेड, ये ABC लिमिटेड में ऐसा है, तो 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स आर फ्री फ्लोट, और अगर 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्री फ्लोट हैं, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्री फ्लोट हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग भी हटा दी, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर जो होल्ड कर रहा है हमारी कंपनी में, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, वो भी हटा दिया, और एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट जो होल्ड कर रहा है वो भी हटा दिया। अब तो 100 करोड़ माइनस 70 करोड़, बैलेंस 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो फ्री फ्लोट हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से। अब मान लो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 1000 रुपीज़ 1000 पर शेयर, तो इस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई ₹30,000 करोड़। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? ₹30,000 करोड़। 30,000 करोड़ की मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। अगर आप मुझे कहो कि सर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो मैं कहूँगा अगर फ्री फ्लोट नहीं ले रहे हो, टोटल ले रहे हो, तो 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। टोटल मार्केट कैप 1 लाख करोड़, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज ट्रस्ट, तो वो सब मिला दूं बीच में, तो 1 लाख करोड़ की टोटल मार्केट कैप है। लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप
30,000 करोड़ है, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स फ्री फ्लोट मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज़ पर शेयर। और जो हम बात कर रहे थे कि निफ्टी है या सेंसेक्स है, आज की तारीख में दोनों फ्री फ्लोट के बेस पे कैलकुलेट होते हैं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर, तो फाइनली 30 करोड़, अच्छा ये 30,000 करोड़ क्या घटता बढ़ता रहेगा? तो मैं कहूँगा 30,000 करोड़ इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, एंड देयर आर टू रीजंस। रीजन नंबर वन, फ्री फ्लोट में अगर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज डिक्रीज होंगे, तो अगर यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज होंगे, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स के अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें इंक्रीज डिक्रीज होगा। और दूसरा, अगर आपका करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर जो चल रहा है, अगर उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो भी आपकी जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी चेंजेस ड्यू टू टू रीजंस, या तो नंबर ऑफ शेयर्स इन द फ्री फ्लोट वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, या फिर करंट मार्केट प्राइस पर शेयर वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। अब सर जहाँ तक करंट मार्केट प्राइस पर शेयर की बात है, तो ये तो बड़ा सिंपल है समझना कि ये तो पूरा दिन सुबह 9:15 AM मार्केट खुली और शाम को 3:30 PM चेंज वेल क्लोज हुई, ये तो थ्रू आउट द डे सर इंक्रीज डिक्रीज होता ही रहेगा। तो मान लो कि सुबह 9:15 AM पे आपकी मार्केट में प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़ पर शेयर, और शाम को 3:30 PM जब मार्केट क्लोजिंग टाइम है उस वक्त शेयर का रेट चल रहा है 1100 रुपये पर शेयर। तो सर ये तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई, 30,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ हो जाएगी। अगर ये शेयर का रेट शाम को 1100 है, तो 30 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1100 रुपीज़ पर शेयर, 33,000 करोड़ की कंपनी हो गई शाम तक। तो मॉर्निंग में द कंपनी वाज वर्थ 30,000 करोड़, इवनिंग में 33,000 करोड़। मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, टोटल फ्लोट में तो और ज़्यादा जंप अप दिखेगा आपको। सो बात समझ में आ गई होगी एक चीज़। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि आपका ये प्राइस इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, मान लो 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम ही कर लो यार, होता है ना कभी कभी 1000 रुपीज़ पर डे, मतलब 1000 रुपीज़ पे ही स्टेबल रह गया पूरा दिन, इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं, और शाम को क्लोज भी इसी पे हो रहा है, प्रिज्यूम कर लो। अब लेकिन हुआ क्या, ऑन दैट पर्टिकुलर डे प्रमोटर्स के पास जो 51 करोड़ इक्विटी शेयर्स पड़े थे, उसमें से 50 लाख शेयर उन्होंने मार्केट में, या 25 लाख शेयर या 10 लाख शेयर मार्केट में बेचे। अगर 51 करोड़ में से 10 लाख शेयर्स मार्केट में उन्होंने सेल किए, तो अब फ्री फ्लोट में 30 करोड़ प्लस 10 लाख शेयर्स ऐड हो गए। तो प्रमोटर्स ने, हम बोलते हैं प्रमोटर्स ने 10 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड कर दिए, ऐसा बोलते हैं। प्रमोटर्स ने 10 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड कर दिए। एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये वाली बात, लेकिन स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है। तो अभी आपके पास फ्री फ्लोट हो गए 30 करोड़ शेयर्स प्लस 10 लाख शेयर्स, और अगर प्राइस अगर सेम भी है तो भी 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज़ पर शेयर, ये आपकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हो गया। और अगर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, और प्राइस भी इंक्रीज होकर 1100 रुपये पर शेयर हो गया है इन द इवनिंग, तो आपकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और बढ़ रही है। तो मतलब डबल रीजन हो गया आपके पास, एक कि प्रमोटर्स ने 10 लाख शेयर्स फ्री फ्लोट में ऐड कर दिया और प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है, डिक्रीज हो गई, 51 करोड़ इक्विटी शेयर से कम होकर रह गए 50 करोड़ 90 लाख शेयर्स प्रमोटर्स के हाथ में। और प्रमोटर्स को पैसा चाहिए था, उनको कोई बंगलो खरीदना होगा, इसलिए उन्होंने ये शेयर्स मार्केट में बेचे, दीज 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर शेयर, और अप्रॉक्सीमेटली दैट रेट। तो बात समझ में आ गई ना आपको कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होने के दो रीजन है। अच्छा, क्या प्रमोटर्स कभी कम भी कर सकते हैं? इसमें से कम भी कर सकते हैं, हो सकता है प्रमोटर, आज हम 10 लाख शेयर्स की बात कर रहे हैं खरीदने की, आने वाले टाइम में 20 लाख शेयर्स या बेचने की, हो सकता है प्रमोटर्स आने वाले टाइम में कभी 20-25 लाख शेयर मार्केट से खरीद लें, या इसी 30 करोड़ में से 25 लाख शेयर्स प्रमोटर्स मार्केट से परचेज कर लेते हैं। उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो हम बात करेंगे आगे, सेबी टेकओवर कोड आएगा, सेबी टेकओवर कोड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि creeping acquisition, promoters can do maximum up to 5% voting rights in their own company in one financial year। promoters अपनी खुद की कंपनी का मैक्सिमम 5% इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, 5% वोटिंग राइट्स एक्वायर कर सकते हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर। वो सेबी टेकओवर कोड में आएगा। क्रीपिंग एक्विजिशन की एक लिमिट होती है, 5% की लिमिट के ऊपर जाते हैं तो सेबी के बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एप्लीकेबल हो जाते हैं। कर सकते हैं 5% से भी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एप्लीकेबल हो जाते हैं सेबी के। तो उन सब में नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन प्रमोटर्स, चलो मैं कहता हूँ 25 लाख शेयर उठा लिए मार्केट से, तो यहाँ 30 करोड़ माइनस 25 लाख,
29 करोड़ 75 लाख शेयर्स बच गए, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो करंट मार्केट प्राइस से, तो आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी दो रीजन से इंक्रीज डिक्रीज होता है। और पहला रीजन, फ्री फ्लोट में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, तो प्रमोटर्स ने ऐड कर दिया या प्रमोटर्स ने खरीद लिए मार्केट से। और दूसरा रीजन, करंट मार्केट प्राइस अगर ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता है तो। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं कि मैंने आपको पहले भी बोला, स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिकन एजेंसी है जिन्होंने बोला कि ये फ्री फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो किया जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी फ्री फ्लोट कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता है, तो वर्ल्ड ओवर जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं एक जैसा कॉन्सेप्ट फॉलो करें, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, दैट वाज द रीजन। सो S&P, वी से स्टैंडर्ड एंड पुअर इज नंबर 1 रेटिंग एजेंसी इन अमेरिका। बाकी मैं आगे डिटेल में और बताऊंगा आपको। आप लोगों ने वैसे शायद कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, क्राइसिल, इकरा, केयर, हाँ। बट यहाँ पर बात हो रही है दुनिया की सबसे पुरानी, इस पूरी दुनिया की, ऑन द एंटायर अर्थ, ऑन द एंटायर ग्लोब, सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ऑफ US, इंडिया के आज़ाद होने से भी पहले बनी थी। और टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको समझा ही दिया कि टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन गोइंग ऑन फर्दर, और टोटल फ्लोट के लिए मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि अगर कंपनी में 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट 1000 रुपीज़ पर शेयर द मार्केट प्राइस, तो टोटल फ्लोट इज 1 लाख करोड़ रुपीज़ ऑफ द कंपनी। लेकिन हमें टोटल फ्लोट नहीं देखना, हमें तो सिर्फ मार्केट फ्लोट देखना है। और एक मतलब ये दूसरा एग्जांपल, ABC लिमिटेड में 40 करोड़ इक्विटी शेयर प्रमोटर्स के पास हैं, 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स जनरल पब्लिक के पास हैं, और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं है, और एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट के पास भी कुछ नहीं है। तो 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स जनरल पब्लिक के पास हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज़ पर शेयर, अगर वो 1000 रुपीज़ पर शेयर है करंट मार्केट प्राइस, नाउ इन दैट केस, तो मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इज 60,000 करोड़। 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज़ पर शेयर, तो दैट इज 60,000 करोड़ इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, कीपिंग द एग्जाम्पल सिंपल। तो समझ में आ गया आपको फ्री फ्लोट क्या चीज होती है। और एक चीज बोलूंगा, ये फ्री फ्लोट के लिए ICSI मॉड्यूल में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पे है, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट और डेफिनेशन ऑफ फ्री फ्लोट ऑन इन्वेस्टोपीडिया, तो आपको मिल जाएगी। और उसमें ये अच्छे से इन्होंने समझा रखा है कि फ्री फ्लोट में आपको क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से एक्सक्लूड करना होता है वो शेयर्स जो कंपनी के फाउंडर्स, डायरेक्टर्स और एक्वायरर्स, जिन्होंने कंपनी का टेक ओवर किया है, एक्वायर किया है, उनके हाथ में जो शेयर्स हैं वो माइनस कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से, द शेयर होल्डिंग ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्वायरर्स, और माइनस कर दीजिएगा शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय द पर्सन्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर हैविंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंसर्न कंपनी। तो जिनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो भी माइनस कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एज प्रमोटर, एज एक्वायरर अगर कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है, जैसे कि LIC में होल्ड कर रही है, वो वाले शेयर भी माइनस कर दीजिए, दैट इज देयर। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर FDI रूट के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FEMA रूट के थ्रू आकर कंपनी में, इंडियन कंपनी में शेयर्स एक्वायर कर रहा है, वो वाले शेयर्स माइनस कर दीजिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, ये शेयर्स माइनस कर दीजिए, ये फ्री फ्लोट में काउंट नहीं होंगे। स्ट्रैटेजिक स्टेक्स टेकन बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है चाहे वो इंडियन है तो भी उसने जो स्ट्रैटेजिकली एक्वायर किया है कंपनी के अंदर, जो शेयर्स एक्वायर किए हैं, वो टोटल फ्लोट में से माइनस कर दीजिए, तो फ्री फ्लोट मिलेगा। उसके अलावा हमारी कंपनी जिसका हम फ्री फ्लोट काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कंपनी की एसोसिएट कंपनीज और ग्रुप कंपनीज की भी जो क्रॉस होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, वो भी माइनस कर दीजिए, तो आपको फ्री फ्लोट मिलेगा। एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट, और इसके अलावा lock-in period, lock-in shares and the shares which would not be sold in the open market in the normal course, वो माइनस कर दीजिए। तो आप ICDR के चैप्टर में पढ़ोगे, जब कंपनी का IPO आता है, उसमें कंपनी के प्रमोटर्स जो शेयर्स लेते हैं एट द टाइम ऑफ IPO, जो फ्रेश अलॉटमेंट लेते हैं, उसके ऊपर लॉक इन पीरियड होता है, उसको एक सर्टेन टाइम लिमिट तक सेल नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ प्रमोटर्स नहीं, उसके अलावा QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर किसी कंपनी के IPO में अलॉटमेंट लेते हैं तो उनके ऊपर एक सर्टेन पर्टिकुलर लॉक इन होता है।
अगर उनको रिजर्व्ड कैटेगरी में बुलाकर दिया जा रहा है तो लॉक इन लगाया जाता है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, ICDR के चैप्टर में आएगा। और फिर वो उन शेयर्स के ऊपर लॉक इन होता है, मतलब उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। सो बाकी इन सबको हटा दो, इन 8 को हटा दो, टोटल में से ये 8 चीज़ें माइनस कर दो, तो जो बच गया वो फ्री फ्लोट है। और उस फ्री फ्लोट में जो नंबर ऑफ शेयर्स बच गए उसको मल्टीप्लाई कर दो विद मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो कंपनी की, उस पर्टिकुलर कंपनी की, एक कंपनी की आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगी। ये हो गया एक कंपनी का कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक कंपनी का कैलकुलेशन। तो अब अगला सवाल आता है कि NSE निफ्टी में वो जो 50 कंपनीज का आप देखते हो 22,000 पॉइंट या 25,000 पॉइंट, कहाँ तक भी जाएगा वो निफ्टी, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। सो वी से हमें क्या लेना होता है उसके लिए, निफ्टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, निफ्टी 50 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज लेना होता है। क्या लेना होता है, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज। अब आराम आराम से चलेंगे इसको समझने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज तेज नहीं भागेंगे। अब सुनते जाओ ज़रा ध्यान से। निफ्टी इंडेक्स या हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पहली बात तो इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैदा कब हुआ था, 1992 में। जून 26 जून 2009 की बात हो रही है। कंप्यूटेशन को चेंज कर दिया गया था फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी में। उससे पहले 2009 से पहले यहाँ पर भी टोटल मार्केट फ्लोट के बेस पे कैलकुलेट करते थे। और मतलब सेंसेक्स का पहले चेंज हुआ 2003 में, निफ्टी का बाद में चेंज हुआ 2009 में। और 26 जून 2009 ऑनवर्ड्स अब वो फ्री फ्लोट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कैलकुलेशन की जाती है निफ्टी के पॉइंट्स। द बेस पीरियड फॉर द निफ्टी इंडेक्स, जो बेस पीरियड है या बेस डेट कह लीजिए फॉर द निफ्टी इंडेक्स इज 3 नवंबर 1995। इसके पीछे क्या कहानी है, एक्चुअली इस तारीख से एक साल पहले 3 नवंबर 1994 निफ्टी में शुरुआत हुई थी कमेंसमेंट ऑफ इक्विटी ट्रेड। क्या हुआ था, कमेंसमेंट ऑफ इक्विटी ट्रेड, इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई थी 3 नवंबर 3 नवंबर 1994। और 3 नवंबर 1995 एक साल पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो जब एक साल कंप्लीट हुआ था उस डेट को बेस डेट माना गया। और उस बेस डेट वाले दिन हम ये आगे लिखा ही हुआ है, विच मार्क द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द NSE कैपिटल मार्केट सेगमेंट, मतलब वही इक्विटी मार्केट सेगमेंट। तो इस तारीख पे 3 नवंबर 1995 पे जो निफ्टी की जो उस वक्त वैल्यू चल रही थी उसको प्रिज्यूम किया गया था 1000 बेसिस पॉइंट्स, 1000 बेसिस पॉइंट्स। और उस वक्त निफ्टी की जो 50 कंपनीज थी उस जमाने में, मतलब 3 नवंबर 1995 जो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज थी, उनका टोटल एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा था 2.06 ट्रिलियन। क्या आ रहा था, 2.06 ट्रिलियन। अब ये 2.06 ट्रिलियन को सीधा सीधा बोलूं 2 लाख करोड़, क्या बोल रहा हूँ, रुपीज 2 लाख करोड़। ट्रिलियन का मतलब होता है 12 जीरो, मिलियन 6 जीरोस, बिलियन 9 जीरोस, ट्रिलियन 12 जीरोस। और 12 जीरोस को ब्रेकअप कर लो तो 5 जीरोस एंड 7 जीरोस। तो 5 जीरोस का मतलब 2 लाख और फिर 7 जीरोस का मतलब करोड़। तो 2 लाख करोड़ 50 कंपनीज की एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ थी। और उसमें ये जो 6 आपको नजर आ रहा है इसकी वजह से 6000 करोड़ और ऐड कर दो तो 2,06,000 करोड़। दैट वाज एज पर इंडियन नंबर सिस्टम, जो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बोलेंगे, दैट वाज द एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,06,000 करोड़। और अगर हम अमेरिकन मिलियन बिलियन ट्रिलियन फॉलो कर रहे हैं तो 2 ट्रिलियन वाज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 कंपनीज। ये जो निफ्टी और इस 2.06 ट्रिलियन या 2,06,000 करोड़ को प्रिज्यूम किया गया 1000 बेसिस पॉइंट के बराबर। और ये कैलकुलेशन और ये इंडेक्स क्या रखना है, ये निफ्टी की कैलकुलेशन और ये 1000 बेसिस पॉइंट जो प्रिज्यूम करना है, इसके पीछे दो लोगों को, पढ़े लिखे लोग, MBA फिनेंस वगैरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो भी इनकी क्वालिफिकेशंस थी, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया। अजय शाह एंड सुसैन थॉमस फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिका, अजय शाह एंड सुसैन थॉमस फ्रॉम S&P अमेरिका, इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया ये सब कैलकुलेट करने में। एंड द निफ्टी करंटली इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 मेजर इंडियन कंपनीज, वो तो हमें पता है। अब एक चीज़ क्लियर है,
₹1 ट्रिलियन का मतलब 1 के बाद 12 जीरोस, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर ₹1 लाख करोड़ करके ऐसे भी लिख सकते हो। 1 ट्रिलियन का मतलब 1 के बाद 12 जीरोस, ये अमेरिकन सिस्टम हो गया, ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम, और सिंपल बोले तो ₹1 लाख करोड़ आता है। 2 ट्रिलियन का मतलब 2 लाख करोड़, और 2.06 ट्रिलियन का मतलब 2,06,000 करोड़। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए आज़ाद हैं, और आपको ये कहीं नोटिंग करनी है, आपको कहीं लिखने का मन करे तो लिख लीजिएगा, इफ़ यू विश टू राइट डाउन। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन थिंग ओवर हेयर। और अब सुनो ज़रा ध्यान से, जो अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब करंट डेट में वापस आ जाते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फेब 2024, एंड निफ्टी 50 स्टैंड्स एट 21,000 पॉइंट्स। अलग अलग दिनों पे अलग अलग वैल्यू होगी, मैं एक वैल्यू पकड़ लेता हूँ 21,000 पॉइंट फॉर सिंपल कैलकुलेशन से। अब हमें ये मालूम है 3 नवंबर 1995 को एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 कंपनीज क्या था, 2.06 ट्रिलियन रुपीस और 2,06,000 करोड़, जिसको मान लिया गया था 1000 बेसिस पॉइंट्स, प्रिज्यूम कर लिया गया था, presumed as 1000 basis point. Now the true facts over there. अब आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, मतलब फेब 2024 में, तो हम ये देखते हैं कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज हैं वो कैसे कैसे ली गई हैं। कुछ कंपनीज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करती हैं, कुछ कंपनीज मेटल और माइनिंग में डील करती हैं, कुछ कंपनीज केमिकल में डील करती हैं, केमिकल इंडस्ट्री, कुछ कंपनीज टेलीकॉम इंडस्ट्री से ली हैं, कुछ कंपनीज ऑयल एंड गैस से ली हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कुछ कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन से ली हैं, कुछ कंपनीज पावर सेक्टर से ली हैं, कुछ कंपनीज फाइनेंस सेक्टर से ली हैं, कुछ कंपनीज कैपिटल गुड्स सेक्टर से ली हैं, कुछ कंपनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से ली हैं, कुछ कंपनीज हेल्थ केयर सेक्टर से ली हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कुछ कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ली हैं, कुछ कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर से ली हैं, अलग अलग सेक्टर्स। और इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो निफ्टी है ना, और ऐसे ही हम सेंसेक्स के लिए भी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इकॉनमी के, इंडियन इकॉनमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को। अगर ये सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, अगर इन सेक्टर्स में, मतलब सेक्टर्स में अपलिफ्टमेंट हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं ऑटोमेटिकली कि ओवरऑल इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ सही हो रही है। तो ऐसा माना जाता है जो निफ्टी 50 है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर नहीं है, ये जो निफ्टी 50 है ये इंडियन इकॉनमी का इंडिकेटर है, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ लोग, कुछ ज़्यादा ज्ञानी लोग कुछ अपवाद रखते हैं, कुछ एक्सेप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं, बट इन जनरल माना जाता है कि निफ्टी 50 कंपनीज जो आपको, मतलब ये दिख रहा है कि ये सारे सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी इंडियन इकॉनमी ही अच्छा कर रही होगी, ऐसा माना जाता है। सो एफएमसीजी सेक्टर में, अब इसमें और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं? इंडियन टोबैको कंपनी और आईटीसी, इंपीरियल टोबैको, इंपीरियल टोबैको कंपनी शॉर्टकट में, अब तो नाम ही आईटीसी है। और आईटीसी के 5-6 बिजनेस है, 5 स्टार होटल्स हैं आईटीसी के, 5 स्टार होटल्स की पूरी चेन है इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हैं। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट और खाने पीने का बनाते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस में है, टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर विल्स लाइफस्टाइल और विल्स फैब्रिक्स, दैट इज हेयर। उसके अलावा विल्स सिगरेट्स बनाते हैं, टोबैको बिजनेस में है। और उसके अलावा ये लोग सोप और सोप्स और डिओड्रेंट्स वगैरह भी बनाते हैं, फियामा डिविलिस वगैरह, तो अलग अलग मल्टीपल। और फिर स्टेशनरी बिजनेस में भी हैं, क्लासमेट वगैरह वो इनके ब्रांड हैं। सो आईटीसी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम सबने सुना हुआ है, लक्स, लाइफ बॉय, और विल लेट अस से डव एंड सो ऑन, पेप्सोडेंट। सो देन नेस्ले, नेस्ले तो मिल्क पाउडर, एंड यू नो दैट नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड ब्रिटानिया, ब्रिटानिया ब्रेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, नुस्ली वाडिया कंपनी, टाटा कंज्यूमर्स, रतन टाटा ग्रुप, टाइटन, वंस अगेन रतन टाटा कंपनी, एंड टाइटन वॉचेस, टाइटन का तनिष्क ब्रांड गोल्ड में, एंड टाइटन का, वेल आई विल से obviously that is sunglasses and specs. Then Asian Paints, everybody knows Asian Paints, and not only a paint company, अब तो बहुत कुछ करते हैं, वॉलपेपर भी बनाते हैं, और उसके अलावा किचन में जो किचन फिटिंग्स होती हैं वो सब कुछ, और लाइटिंग वगैरह में भी आ गया। अभी नाम के लिए
पेंट कंपनी है एशियन पेंट, लेकिन बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। मेटल एंड माइनिंग मेन बिजनेस पेंट्स। देन मेटल एंड माइनिंग में टाटा स्टील, कोल इंडिया लिमिटेड, पूरी दुनिया की नंबर 1 कोल कंपनी, JSW दैट इज स्टील कंपनी वंस अगेन, एंड हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, बिरला ग्रुप कंपनी, आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप कंपनी, कुमार मंगलम बिरला कंपनी, यू कैन से हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। सो स्टील कंपनी भी हो गई, एल्यूमिनियम कंपनी भी हो गई, और कोल कंपनी भी हो गई, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की टॉप कंपनीज। हर सेक्टर की टॉप कंपनीज, हर सेक्टर की। केमिकल सेक्टर की टॉप कंपनी UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो बहुत सारे पूरे इंडिया में किसानों को कहना चाहिए फर्टिलाइजर सप्लाई कर रही है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, वो फर्टिलाइजर सप्लाई कर रही है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सब कुछ सप्लाई कर रही है। चाहे लोगों को, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो जहर है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो खेतों में छिड़का जाता है, और अल्टीमेटली वो जहर हम लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, लेकिन बिजनेस चल रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। UPL इज नंबर 1 कंपनी इन इंडिया इन द केमिकल सेक्टर। फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं। टेलीकॉम, भारती एयरटेल, अब आने वाले टाइम में रिलायंस जियो देखने के लिए मिलेगा जब रिलायंस जियो का पब्लिक इशू आ जाएगा, लेकिन फिलहाल भारती एयरटेल अकेली कंपनी है टेलीकॉम ग्रुप में यहाँ पर। और बाकी जिन कंपनीज ने पब्लिक इशू लॉन्च नहीं किया, चाहे आपने नाम सुने हैं, लेकिन वो मार्केट में लिस्टेड है ही नहीं। देन ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर भारत सरकार की 3 कंपनीज हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो भारत सरकार की 3 कंपनीज हैं। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मान लो भारत सरकार अपनी इन 3 कंपनीज को मर्ज कर लेती है और मर्ज करके सिंगल कंपनी बना देती है, मान लो, तो यहाँ तो फिर 50 कंपनीज जो अभी आपको दिख रही हैं, तो 3 की अगर 1 हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी, तो 50 विल बिकम 48, 50 विल बिकम 48। नहीं जी नहीं, उसके बाद फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 कंपनीज और लेकर आएंगे, जो अभी 50 कंपनीज के नीचे है ना, 51st नंबर पे है, 52nd नंबर पे है, उनको उठाकर लेकर आएंगे और उनको भी निफ्टी में फिर इंक्लूड करेंगे। 50 का नंबर तो हमेशा ही 50 रहेगा, 50 विल ऑलवेज रिमेन 50। ये कभी 49 नहीं होगा, ये कभी 51 नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज 50। तो ये 3 कंपनीज मर्ज होकर सिंगल कंपनी बन गई और 2 कंपनीज और ऐड हो गई। तो सोच के देखो, इन तीनों कंपनीज को मर्ज करके सिंगल कंपनी बना दिया, तो इसकी एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन या फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई, और 2 कंपनीज और आ गई, तो वो भी अपना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर आई हैं, तो निफ्टी और ज़्यादा मोटा हो जाएगा और निफ्टी में पॉइंट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कभी फ्यूचर में हुआ तो आपको दिखेगा कि निफ्टी और ज़्यादा बड़ा हो गया। खैर फिलहाल कोई मर्जर ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति उद्योग लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो एंड आइशर बुलेट, देश की धड़कन, हाँ, धक 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 धक, तो आइशर मोटर्स बुलेट। सो वेल दैट इज ये सब ट्रांसपोर्टेशन की हो गई। पावर कंपनीज में टाटा पावर, पावर ग्रिड, देन आई विल से फाइनेंस कंपनीज में HDFC बैंक, इंडिया का नंबर 1 बिगेस्ट बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे आता है HDFC बैंक के बाद, एंड देन इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। एंड बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इंडिया की टॉप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बजाज ग्रुप की। और इनको हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं उड़ने वाले घोड़े। इनको क्या बोलते हैं, उड़ने वाले घोड़े। HDFC बैंक को बोलते हैं हाथी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी बोलते हैं हाथी, RIL HDFC बैंक ये हाथी हैं, हाथी। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व उड़ने वाले घोड़े हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं तो भी बहुत तेज़ी से जाते हैं। और रिलायंस और HDFC बैंक का ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर गए तो पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर उठ जाती है, थोड़ा सा नीचे गिरे तो स्टॉक मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर जाती है। तो रिलायंस और HDFC के साथ कुछ ऐसा चलता है। देन कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, बड़ी बड़ी क्रेन्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं, और सिर्फ इंडिया में सप्लाई नहीं करते, दिल्ली मेट्रो को तो सप्लाई किया, ऑल ओवर इंडिया जहाँ मेट्रो बन रही है हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। इंटरनेशनली सप्लाई करते हैं, दुबई, आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, हर जगह सप्लाई करते हैं। तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स, और हर जगह सप्लाई करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये 4-5 नाम हैं। नंबर 1 TCS, बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। नंबर 2 इन्फोसिस, सेकंड बिगेस्ट, देन विप्रो, देन HCL टेक, देन टेक महिंद्रा, इंडिया की टॉप 5 सॉफ्टवेयर कंपनीज।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा इंडिया की नंबर 1 कंपनी, और उसके बाद डिव्स लैब इन द लेबोरेटरी बिजनेस एंड टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग बिजनेस, ब्लड टेस्ट, CT scan, MRI scan, whatever. So all those are there, and I'll say that is healthcare sector. Infrastructure में अडानी पोर्ट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड ग्रासिम सीमेंट, तो 3 सीमेंट कंपनीज हैं, एक पोर्ट कंपनी है सी पोर्ट जहाँ से शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं, और फाइनली स्पीकिंग इंश्योरेंस में HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस। 50 कंपनीज, 50 कंपनीज हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं एग्जैक्टली व्हेन वी टॉक अबाउट निफ्टी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि निफ्टी इज 21,000 पॉइंट इन फेब 2024। और सुनो ज़रा ध्यान से, अब 2 बातें, स्क्रीन पे कुछ नज़र भी आ रहा है यहाँ पर। एग्रीगेट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज 50 कंपनीज एज ऑन 2nd Feb 2024 इज ₹171 ट्रिलियन। ये है टोटल मार्केट कैप जिसमें प्रमोटर होल्डिंग आती है, लेकिन हमें तो लेनी नहीं है, और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होल्डिंग भी आती है, एम्प्लॉइज ट्रस्ट जो होल्ड कर रहे हैं वो भी आते हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर होल्ड कर रहा है वो भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई शेयर होल्ड कर रही है ऑब्वियसली अपनी गवर्नमेंट कंपनीज में तो होल्ड कर रही है, वो सब भी बीच में आता है। तो 171 ट्रिलियन रुपीज़ तो तब है अगर हम टोटल मार्केट कैप लेते हैं, लेकिन हमें टोटल मार्केट कैप तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप चाहिए। तो वही है, वही निफ्टी की बात हो रही है। अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वेल एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो 50 कंपनीज का आ रहा है 2nd Feb 2024, वो आ रहा है ₹43.26 ट्रिलियन। और इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ मिल जाता है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन हर कंपनी की अलग अलग भी मिल जाएगी, पूरा टेबल मिलेगा 50 कंपनीज का, 50 कंपनीज के नाम मिलेंगे, उनके सामने उनका एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा ईजिली। मैनी वेबसाइट्स आर देयर, और वहाँ से दिखता है कि भाई ये 50 कंपनीज का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ 43.26 ट्रिलियन। और जब ये 43.26 ट्रिलियन है तो ये 21,000 पॉइंट अब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना, अब बता रहा हूँ। 43.26 ट्रिलियन को डिवाइड करो 2.06 ट्रिलियन से, 43.26 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 2.06 ट्रिलियन। बात समझ में आ रही है? आंसर आएगा 21, और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप डिवाइड करोगे इसको 2.06 ट्रिलियन से, आंसर क्या आएगा 21। ये जो 21 है ना, ये मल्टीपल फैक्टर है। अब इस 21 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 1000 पॉइंट से, स्टेप 2 सिंपल। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आज निफ्टी 21,000 पॉइंट है जो बेसिस पॉइंट है। तो ये जो 21 मिला है इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं, कि इतने गुना हमारी मार्केट कैप मल्टीप्लाई हो गई है, मल्टीपल फैक्टर है। तो अगर मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बोलूँ, नाउ दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। फेब 2024 कैलकुलेशन निफ्टी लेवल क्या कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 में, and we say that 43.26 trillion divided by rupees 2.06 trillion, and the answer comes 21 as multiple factor, 21 as multiple factor। फिर स्टेप नंबर 2 में आपका वो जो 1000 बेसिस पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, और जब 21 मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द आंसर 21,000 पॉइंट्स, सिंपल। और यही निफ्टी का लेवल है। सुर समझ में आ गया, बल्ले 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 बल्ले, हमें समझ में आ गया कि निफ्टी 21,000 पॉइंट कैसे बनता है, छा गए। अब याद रखना, याद रखना कि ये 21,000 पॉइंट कैलकुलेट कैसे हुआ है। आने वाले टाइम में चाहे वो 25,000 पॉइंट हो जाए, चाहे वो 30,000 पॉइंट हो जाए, तरीका तो यही है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और सर वो वेबसाइट्स भी दिखा दो जहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ आपको जहाँ पर सब नज़र आता है। सो ये ICICIdirect.com दिख रही है एक वेबसाइट आपको सामने, ICICIdirect.com, इसमें निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, वो 21,700 पॉइंट्स के आसपास है। मैंने कैलकुलेशन के लिए सिंपल रखा, बट दिस इज़ विजिबल ओवर हेयर। फिर ये पूरा इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल गए, निफ्टी 50 स्टॉक्स, टोटल मार्केट कैप वेल मैंने बोला था आपको 171 बोला था ना पीछे, ₹171 ट्रिलियन, वहाँ आ रहा है 170.9 ट्रिलियन, मैंने वो राउंडिंग ऑफ करके लिख दिया था 170.9 ट्रिलियन।
तो 171 ट्रिलियन दैट इज देयर। फिर इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स 50 कंपनीज के नाम इधर आ गए, इन सब कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशंस आ गई, तो वो सब दिया हुआ है इन्होंने, दे हैव गिवन दैट ओवर हियर। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और भी दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा वेबसाइट्स और भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं बीएससी सेंसेक्स 30 कंपनीज, वो कैसे कैलकुलेट होता है, और पहेली दूंगा अभी आपको, एक पहेली भी दूंगा। सो 4749 कंपनीज में से वी चूज टॉप 30 कंपनीज, राइट, एंड टॉप 30 कंपनीज की ये लिस्ट, ये बीएससी की वेबसाइट से ही लिया मैंने, आई हैव टेकन इट ऑन द वेबसाइट ऑफ बीएससी, जो प्रेजेंट लिस्ट चल रही है फेब 2024। टॉप 30 कंपनीज इन बीएससी, ग्रीन में जो दिख रहा है वो ऊपर गया, जो रेड में दिख रहा है वो नीचे गिरा, यही बता रहे हैं, वेल दिखा रहा है। अब फर्क कहाँ पर है वो ध्यान से देखना। अब 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अब बात हो रही है सेंसेक्स की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पैदा हुआ था 1875 में, लेकिन जब हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स के लिए ऑन 1 अप्रैल 1979, कब की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1979, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पैदा हुए 104 साल हो चुके थे, 104 ईयर्स की हिस्ट्री ऑलरेडी थी, 104 साल की हिस्ट्री के बाद 1 अप्रैल 1979 को बात हो रही है। ये एक एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज उस वक्त जो चल रहा था 5000 करोड़ चल रहा था, उस अप्रॉक्स नियरली 5000 करोड़, उसको मान लिया गया था 100 बेसिस पॉइंट, 1000 पॉइंट नहीं माना गया था, 1000 पॉइंट नहीं माना गया था, 5000 करोड़ को क्या प्रिज्यूम कर लिया गया था, 100 बेसिस पॉइंट मान लिया गया था। और बेस ईयर था 1978 1979, और फाइनली डेट ली गई, एग्जैक्ट डेट ली गई 1 अप्रैल 1979, जिसके हिसाब से 5000 करोड़ की एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन को मान लिया गया 100 बेसिस पॉइंट। अब यहाँ पर भी वही सेक्टर हैं, और सेंसेक्स आज 71,000 पॉइंट दिख रहा है आपको, व्हेन वी से फेब 2024, आने वाले टाइम में बढ़ता रहेगा। तो इसमें भी सेक्टर्स तो वही सारे हैं, नंबर ऑफ कंपनीज कम हो गई हैं। और हमने पिछले दिनों में बात की थी, मैं आज पहले वो रिपीट करूंगा, फिर मैं उसकी एक्सेप्शन बताऊंगा आपको। पिछले दिनों में हमने बात की थी कि हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज हैं, निफ्टी में भी टॉप 30 कंपनीज सेम ही होंगी, प्लस 20 कंपनीज और ऐड हो जाएंगी, और जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो तो दोनों तरफ सेम होंगी। रिलायंस सेंसेक्स में भी है, रिलायंस, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, तो इन्फोसिस, ये सब सेंसेक्स में भी है और ये सब निफ्टी में भी है, वो तो टॉप 30 कंपनी सेम होंगी। और हाँ, ये है कि निफ्टी में 30 कंपनीज के बाद 31st कंपनी से लेकर 50th कंपनी, जो कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज होंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो उसके नीचे और ऐड ऑन हो जाएंगी, तो टोटल 50 हो जाएंगी। और वो जो बैंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, निफ्टी का बैंड 50 कंपनीज का है, सेंसेक्स का बैंड 30 कंपनीज का है, तो सेंसेक्स थोड़ा सा नैरो बैंड में ऑपरेट कर रहा है, निफ्टी थोड़ा सा ब्रॉड बैंड में ऑपरेट कर रहा है। और बैंड का साइज जितना बड़ा होगा, इंडियन इकोनॉमी का जो इंडिकेटर बनेगा वो बेटर इंडिकेटर होगा, जो जो बैंड जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा वो इंडियन इकोनॉमी का उतना अच्छा इंडिकेटर होगा, ऐसा मान लेते हैं। अब सुनो ज़रा यहाँ ध्यान से, लेकिन यहाँ जो मुझे कुछ अलग से दिख रहा है, कुछ अलग से दिख रहा है, एनटीपीसी, एनटीपीसी अलग से दिख रहा है, और ये एनएससी में नहीं था। अब ये एक पहेली है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। और एनटीपीसी कंपनी जो है उसका शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो बीएससी सेंसेक्स में तो है और आज भी है, फेब 2024 की बात कर रहा हूँ, और पहले भी था, पिछले 1 साल से देख ही रहा हूँ मैं, फॉर लास्ट 1 ईयर, और उससे पहले भी देख रहा था कि भाई ये तो चला ही आ रहा है। लेकिन एनएससी के निफ्टी में एनटीपीसी नहीं है, तो ये एक पहेली है अपने आप में कि भाई ऐसा कैसे हो गया। बाकी सारी कंपनीज आप देखोगे दे आर कॉमन, ये सारी कंपनीज जो हैं दे आर कॉमन विद निफ्टी। कुछ कंपनीज कम हो गई हैं ऑब्वियसली, वो आपको दिखेगा, कुछ कंपनीज कम हो गई हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, लेकिन मेटल एंड माइनिंग में वो कोल इंडिया नहीं है, हिंडाल्को नहीं है, 2 कम हो गई, मालूम है 50 पूरी तो है नहीं, 30 है, तो कुछ तो कम होनी है, वो तो हो रही है। तो दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ सेंसेक्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू विद वन पहेली, एंड दैट पहेली इज एनटीपीसी, कि एनटीपीसी एनएससी में क्यों नहीं है, एनटीपीसी बीएससी में क्यों है। गूगल सर्च करो, कहीं से भी लेकर आओ, वेल मे बी दैट बार्ड बाय गूगल, मे बी चैट जीपीटी, अब तो बहुत तरीके हैं आपके पास ढूंढने के, तो चैट जीपीटी पे ढूंढो, बार्ड पे ढूंढो, गूगल पे सर्च करो, जो भी सर्च इंजन हैं सर्च करो और ढूंढ के लाओ और बताओ ज़रा कि भाई ऐसा कैसे कि एनटीपीसी सेंसेक्स में है
लेकिन एनटीपीसी निफ्टी में नहीं है। बाकी 29 कंपनीज जो दिखेंगी इसको छोड़ दो आप, तो बाकी जो आपको 29 कंपनीज दिखेंगी दे आर कॉमन कंपनीज इन वेल निफ्टी ऑल्सो एंड सेंसेक्स ऑल्सो। 29 कंपनीज तो ये कॉमन है। तो वहाँ 21 कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो निफ्टी में है, यहाँ नहीं है, सेंसेक्स में नहीं है, और यहाँ सेंसेक्स में एक कंपनी ऐसी है जो सेंसेक्स में है एनटीपीसी, लेकिन निफ्टी में नहीं है। सो वेल नाउ एग्रीगेट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेता हूँ अगर मैं इन 30 कंपनीज का, तो वो एग्रीगेट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आ रहा है 142 लाख करोड़ आ रहा है कुछ। लेकिन अगर मैं इनकी फ्री फ्लोट लेता हूँ, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेता हूँ, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है 35.5 लाख करोड़। अब अगर आपको ये पता चल गया कि 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 35.5 लाख करोड़ है, तो ये 71,000 पॉइंट कैलकुलेट 2 स्टेप्स में करना है आपको। और कैसे 2 स्टेप्स में करना है आपको? 35.5 लाख करोड़ को डिवाइड करना है 5,000 करोड़ से, और जब आप 5,000 करोड़ से डिवाइड करोगे, ये जो 5,000 करोड़ है इससे डिवाइड करना है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 710, 710। और वो 710 जब आपको आंसर मिल गया, तो ये आपका मल्टीपल फैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 बेसिस पॉइंट से, 100 बेसिस पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। और जब 100 बेसिस पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 71,000 पॉइंट्स। ये आपका सेंसेक्स है। तो ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। और अब ये थोड़ा सा साफ सुथरे नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है कि फेब 2024 में हम सेंसेक्स के 71,000 पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज इन सेंसेक्स इज इक्वल टू 35.5 लाख करोड़। डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है? ये डिवाइड का साइन बना हुआ है, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना हुआ है। सो आई से डिवाइड करना है एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज ऑन 1 अप्रैल 1979 एंड दैट वाज 5,000 करोड़। और उसके बाद वेल आई से आपके पास मल्टीपल फैक्टर आ जाता है 710, द मल्टीपल फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 710 को 100 बेसिस पॉइंट से, जो आपने शुरू से प्रिज्यूम किया था दैट 5,000 करोड़ इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, और फिर आपके पास आंसर आता है 71,000 पॉइंट्स इन फेब 2024। तो ये तरीका है पॉइंट्स कैलकुलेट करने का। और मैं कहूँगा खुद को समझ में आ गया है, अपने दोस्तों को समझाना, अपने मम्मी पापा को समझाना, पापा आपको नहीं पता, हम आपको बताते हैं पापा कि कैसे कैलकुलेट होता है। अभी रुको ज़रा, थमो ज़रा, थम जाओ, रुक जाओ। अब एक चीज़ आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 पीछे लेकर जा रहा हूँ थोड़ा सा, हमें कुछ चीज़ें समझने के लिए पीछे जाना पड़ता है। जनवरी 2023 में यहाँ पर HDFC बैंक भी था, यहाँ HDFC भी था, और यहाँ डॉक्टर रेड्डी भी था जनवरी 2023 में। NTPC तो तब भी था, लेकिन यहाँ HDFC बैंक के साथ HDFC भी था। एंड हाउसिंग डेवलपमेंट, HDFC का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ऑफ HDFC बैंक। ये जनवरी 2023 की बात हो रही है। और यहाँ डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल भी था जनवरी 2023 में। अब मैं जब आज का देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात तो यहाँ डॉक्टर रेड्डी नहीं दिख रहा, सिर्फ सन फार्मा दिख रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में डॉक्टर रेड्डी हटा दिया, फेब 2024 की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, यहाँ पर HDFC बैंक तो दिख रहा है, HDFC नहीं दिख रहा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होल्डिंग कंपनी थी वो नहीं दिख रही। क्यों? तो पहला आंसर तो ये है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होल्डिंग कंपनी थी वो मर्ज हो गई अपनी सब्सिडरी कंपनी में, HDFC बैंक में। सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया, HDFC बैंक ने HDFC को अपने अंदर मर्ज कर लिया। तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट थी कि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया। तो यहाँ पर इसलिए वो 2 कंपनीज के बजाय एक हो गई, और दोनों की पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग अलग होती थी 2 कंपनीज की, अब वो सिंगल हो गई ना, और एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई। एक तो ये हो गया। दूसरा, डॉक्टर रेड्डी हट गई, सन फार्मा आ गई। अब 2 कंपनीज कम हो गई, डॉक्टर रेड्डी कम हो गई और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी कम हो गई। तो अगर 2 कम हो गई तो फिर 2 बढ़नी चाहिए। तो ये JSW स्टील और टाटा मोटर्स ये पहले नहीं थी, ये न्यू एंट्री हुई, ये सेंसेक्स में नहीं थी पहले।
जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ओल्ड वाला सेंसेक्स जनवरी 2023 वाला, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स नहीं थी, मारुति उद्योग लिमिटेड थी और M&M थी, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स नहीं थी जनवरी 2023 में। और यहाँ पर वेल आई से JSW स्टील भी नहीं थी, JSW भी नहीं थी। तो टाटा मोटर्स भी नहीं थी, JSW भी नहीं थी, ये ओल्ड बात हो रही है। और HDFC था और डॉक्टर रेड्डी था, अब नहीं रहा। तो जब ये दोनों नहीं रहे तो उनकी जगह JSW और टाटा मोटर्स आ गया, क्योंकि 28 जब HDFC मर्ज हो गया HDFC बैंक में, तो ऑब्वियसली वेल आई से फिर वो 29 कंपनीज हो गई। 30 पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स को ले आए। डॉक्टर रेड्डी को निकाला क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर रहा था, शेयर का रेट नीचे गिरता जा रहा था, तो फिर JSW स्टील को ले आए। आई होप गेटिंग दैट। तो ऐसा भी होता है, दैट हैपन्स। अब एक सवाल है, क्या टाइम टू टाइम इन कंपनीज में चेंज भी होता रहता है? हाँ जी होता है। कब कब होता है बताऊंगा, अभी बताऊंगा कब कब चेंज होता है, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। तो एक तो ये भी आप देख सकते हो, ये वेबसाइट है equitymaster.com, वेबसाइट का नाम है equitymaster.com। और आपको ऐसे लिख देना गूगल के ऊपर, लिस्ट ऑफ BSE सेंसेक्स 30 कंपनीज, equitymaster.com ऐसे लिख देना गूगल के ऊपर, तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। अब इस टेबल के अंदर आपको कंपनीज के नाम दिख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे, वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में है, एक्सिस बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में है, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व फाइनेंस सेक्टर में है, HCL टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम में है। तो इंडस्ट्री साथ में यहाँ पर बता रहे हैं, फर्स्ट कॉलम कंपनी नेम, सेकंड कॉलम किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। फिर आगे आप देखोगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर दिखा रहे हैं, और आज गिरा या बढ़ा वो दिखा रहे हैं, कितना परसेंटेज गिरा कितना परसेंटेज बढ़ा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हुए एंड ऑल दैट। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है, एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और फिर फ्री फ्लोट के हिसाब से क्या निकल कर आएगा, वो सारी बातें हो रही हैं। और एक चीज़ जो आज मैं अभी इस सेशन में नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में काम आएगी, ये भी बता रहे हैं कि वेटेज कितना है। जैसे ये बता रहे हैं कि HDFC बैंक का जो वेटेज है, परसेंटेज वेटेज सेंसेक्स में 13.2% है, ICICI बैंक का वेटेज सेंसेक्स में 8.5% है, और इन्फोसिस का वेटेज सेंसेक्स में 6.9% है, ITC का वेटेज सेंसेक्स में 6.5% है। इन सबको ऐड करूंगा ना, ये परसेंटेज, ये वाला कॉलम अगर मैं ऐड करूंगा तो नीचे टोटल में आएगा 30 कंपनीज का टोटल 100%। 30 कंपनीज का टोटल वेटेज इन सेंसेक्स इज 100%। ऐसी निफ्टी में 50 कंपनीज का टोटल परसेंटेज वेटेज ऐड करूंगा तो 100% आएगा। बाकी हर कंपनी का अलग अलग भी वो मिल जाता है यहाँ पर, और सारा काम सुपर कंप्यूटर ऑफ BSE NSE करते हैं, मैनुअली कुछ नहीं होता। और ऐसे ही आपको ये वेटेज वाला कॉलम यहाँ पर भी दिख रहा है, HDFC बैंक का वेटेज सेंसेक्स में 13.2, अच्छा ये तो वो रिपीट ही हो रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज सेंसेक्स में, कोटक नहीं, लार्सन एंड टूब्रो का वेटेज 5.5% है। तो किसी का वेटेज कम है, किसी का वेटेज ज़्यादा है। यहाँ मुझे दिख रहा है नेस्ले का वेटेज सेंसेक्स में 1% ओनली, एग्जैक्ट 1% है। तो 1% वाले भी हैं, 13% वाले भी हैं, तो अलग अलग सब कंपनीज का दिया हुआ है। और रिलायंस का दिख रहा है, रिलायंस का वेटेज सेंसेक्स में 11.4% दिख रहा है। मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए एक्चुअली, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी है। फ्री फ्लोट में शायद कम होना, फ्री फ्लोट की वजह से कम हो, क्योंकि फैमिली होल्डिंग ज़्यादा है। और SBI का जो वेटेज है 2.9% है। टाटा स्टील का जो वेटेज है, सॉरी नॉट टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो वेटेज है 4.6% है। लास्ट में देखो नीचे लिखा हुआ है 100%, तो सबका एग्रीगेट किया तो 100%। मतलब ये कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सी कंपनी का सेंसेक्स में कितना वेटेज है परसेंटेज वाइज, या कौन सी कंपनी का निफ्टी में कितना वेटेज है परसेंटेज वाइज, ये चीज़ कैलकुलेट की जाती है। इक्विटी मास्टर की वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, अब उस पर तो दिख रहा है, और वेबसाइट्स भी हैं, तो यू विल फाइंड दैट लेटर ऑन। एंड एक ये वेबसाइट और है getmoneyRich.com, दिख ही रहा है आपको ऊपर, getmoneyRich.com। तो यहाँ पर भी आपको सेंसेक्स 30 कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी विद देयर वेटेजेस। ये वेटेज इन्होंने नाम के साथ यहाँ लेफ्ट साइड पे ही दिए हुए हैं, दे हैव गिवन ओवर हेयर। और मैंने कुछ नहीं बनाया यार, ये सारी टेबल बनी बनाई रेडीमेड मिल जाती हैं। तो यहाँ 30 कंपनीज तक की, और नीचे एग्रीगेट में जाकर 100% हो जाता है, सबसे नीचे जाकर एग्रीगेट 100% वेटेज।
नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन, बहुत ध्यान से सुनना। ये 30 कंपनीज को सिलेक्ट कौन करता है सेंसेक्स में, या निफ्टी में 50 कंपनीज को सिलेक्ट कौन करता है? तो हम कहते हैं सेंसेक्स में 30 कंपनीज जो हैं सिलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं सिलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हाफ ईयरली रिव्यू करते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे कौन सी कंपनी हटानी है, कौन सी रखनी है, किसको कंटिन्यू करना है, किसको हटाकर उसकी जगह पर कौन सी नई लानी है। और ये हाफ ईयरली रिव्यू 31 मार्च को किया जाता है, या फिर ये हाफ ईयरली रिव्यू 30 सितंबर को किया जाता है। ये 2 डेट्स हैं साल में। तो जिस दिन इनकी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग ऑफ बीएससी, बोर्ड मीटिंग ऑफ एनएससी, और ये रिव्यू करते हैं। और हो सकता है मे बी, अभी आपने देख ही लिया, जैसे आपने सेंसेक्स में देखा कि 2 कंपनीज चली गई, 2 कंपनीज ऐड हो गई। एचडीएफसी तो मर्ज हो गई एचडीएफसी बैंक में, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज हट गई, तो 2 कंपनीज और ले आए, जेएसडब्ल्यू स्टील ले आए, यू नो दैट, हाँ। सो वेल आई विल से, और टाटा मोटर्स ले आए। तो 2 कंपनीज माइनस हो गई, 2 कंपनीज ऐड हो गई, लेकिन इवेंचुअली 30 रिमेन्स 30। उस 30 को तो मेंटेन करना मैंडेटरी है। सेंसेक्स इज 30 कंपनीज मींस 30 कंपनीज। और अभी एक सवाल पूछूंगा, उसका भी जवाब दीजिएगा। निफ्टी की बात करें इधर, तो 30 सितंबर 2023 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक काम किया। येस बैंक वाज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। फ्रॉड होने से पहले येस बैंक में फ्रॉड हुए बड़े बड़े, राणा द प्रमोटर, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राणा को भी हटाया, फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स को भी हटाया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए येस बैंक को बचाने के लिए, और बचा भी लिया फाइनली। नौ 30 सितंबर 2023 को येस बैंक को हटा दिया गया था निफ्टी 50 में से, क्योंकि ये कंपनी बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी, और ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ था, और वहां से नीचे गिरा 8,000 करोड़ रह गया, 92,000 करोड़ हवा हो गया, शेयर का रेट क्रैश हो गया, 92,000 करोड़ हवा हो गया, तो 1 लाख करोड़ की कंपनी गिरकर 8,000 करोड़ की रह गई। तो इसको निफ्टी से निकाला गया, और येस बैंक को निफ्टी से निकाला गया, और 400 रुपये का जो शेयर था वो 40 रुपये पर शेयर पे आ गया। बाद में येस बैंक करते करते 10 रुपये पर शेयर भी चला गया था। 400 रुपये पर शेयर चलने वाला शेयर 10 रुपये पर शेयर पे आ गया, ₹10 पर शेयर के लेवल तक भी गया था येस बैंक। एंड येस बैंक को निकाला तो फिर किसी को लाना था, तो किसको लेकर आए? नेस्ले को लेकर आए। और जिस दिन नेस्ले को लेकर आए और बोला कि चलो अब ये निफ्टी का पार्ट है, उस दिन नेस्ले का शेयर जो 14,000 रुपये पर शेयर चल रहा था, ₹14,000 पर शेयर चल रहा था, जिस दिन ये न्यूज़ आई कि नेस्ले को हम निफ्टी में लेकर आ रहे हैं, कुछ दिन में 10, 15, 20 दिन के अंदर शेयर का रेट बढ़कर 17,000 पर शेयर हो गया। और ये 17,000 पर शेयर होने का रीज़न क्या था? ऑल ओवर इंडिया सारे म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नेस्ले का शेयर खरीद रहे थे कि कॉन्फिडेंस आ गया, भाई नेस्ले अब निफ्टी का पार्ट है, नेस्ले इज़ अ वेरी गुड कंपनी। और भी रीज़न है, मैं बताऊंगा। इंडेक्स फंड जो हैं, इंडेक्स फंड्स जितने भी थे, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड या जितने भी इंडेक्स फंड थे, उन सब ने येस बैंक का शेयर बेचा और नेस्ले का शेयर खरीदा। जो इंडेक्स फंड स्कीम्स होती हैं वो इंडेक्स वाले जो शेयर्स होते हैं वही खरीदते हैं। तो जो निफ्टी इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो निफ्टी 50 कंपनीज होती हैं उन्हीं के शेयर खरीदते हैं, और जो निफ्टी 50 से निकाल दी जाती हैं उनके शेयर बेच देते हैं। तो येस बैंक को जैसे निफ्टी 50 से निकाला, तो वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम जो इंडेक्स फंड स्कीम होती हैं उन्होंने येस बैंक के शेयर बेचे, और उन्होंने नेस्ले के शेयर खरीदे। ये बात नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, अभी नहीं। आज तो जो मेन पर्पस था ना, इस सेशन का जो मेन पर्पस था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या समझा? 4-5 चीज़ें। नंबर 1, हमने ये समझा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी। फिर हमने समझा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन कंपनी। फिर हमने समझा नंबर 3 कि निफ्टी इज एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज चूजन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनएससी, and Sensex is aggregate free float market capitalization of 30 companies which are chosen by the board of directors of Bombay Stock Exchange. And then finally I'll say फिर हमने ये समझा कि ये कंपनीज हमेशा सेम नहीं रहती, कभी ना कभी चेंज हो जाती हैं, फ्यूचर में चेंजेस होते रहते हैं, और वेल हाफ ईयरली रिव्यू करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनएससी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीएससी। अब मेरा एक सवाल है, मान लो इन 30 कंपनीज में से कोई मर्ज मतलब वाइंडिंग में चली जाए, या इन 50 कंपनीज में से कोई वाइंडिंग में चली जाए। ये जो यहाँ 50 कंपनीज हैं इनमें से कोई एक कंपनी वाइंडिंग में चली जाए, तो क्या 50-1 49 करके चलाएंगे बाकी काम, और फ्यूचर में निफ्टी विल बी हैविंग 49 कंपनीज ओनली? या 30 में से कोई एक वाइंडिंग में चली गई तो क्या फ्यूचर में हम 29 कंपनी से चलाएंगे?
हाँ जी, फटाफट आंसर दो। चलिए जर से आंसर चले आ रहे हैं, नो सर नो सर। फिर वो 31st या 51st ऐड कर लेंगे, 51st ऐड कर लेंगे या 31st ऐड कर लेंगे, और 50 वापस से पूरा कर लेंगे या 30 वापस से पूरा कर लेंगे। तो क्लियर है सबको? हाँ, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि क्या करने वाले हैं अगर एक कंपनी वाइंडिंग में चली गई। और ऐसा होता है, रिस्क फैक्टर तो देखो रहता ही है, स्टॉक मार्केट है तो रिस्क फैक्टर रहता है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैश हो जाती हैं, पेटीएम क्रैश हो गया, यू नो दैट। हाँ, और February 2024 तो सुपर्ब एग्जांपल ऑफ पेटीएम क्रैशिंग डाउन। सो वेल आई से बाकी पेटीएम के जो ओनर हैं विजय शेखर शर्मा, उनके आप ट्विटर अकाउंट पे जाकर देखोगे तो उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे विद वेरियस पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और पेटीएम तो एक टाइम वो भी था, पेटीएम ने फ्रंट पेज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में जब पेटीएम की ऐड दी थी कभी किसी ज़माने में, बहुत साल पहले, मतलब शायद 2020 की बात है या 2021 की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बड़ी फोटोग्राफ पेटीएम की एडवर्टीजमेंट में देती थी और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इज डूइंग एडवर्टीजमेंट फॉर पेटीएम, कि पेटीएम डाउनलोड करो और पेटीएम ऐप डाउनलोड करो, पेटीएम करो के लिए मोदी जी ऐड कर रहे हैं। मोदी जी से परमिशन लिए बिना वो उनकी फोटोग्राफ छापी गई और मतलब कुछ अलग ही मतलब चल रहा है। और फिर पेटीएम को उसके लिए कोई फाइन भी नहीं हुआ कि आपने फॉल्स एडवर्टीजमेंट दी है, एंड मोदी जी को आपने पोस्टर बॉय बना दिया पेटीएम का। रिलायंस जियो ने भी किया था, रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था तो मोदी जी की फोटोग्राफ लगा दी। क्यों भाई, क्या मोदी जी कह रहे हैं रिलायंस जियो का सिम कार्ड खरीदो? क्या वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं रिलायंस जियो के लिए? तो बड़ी हैरानी की बात थी। लेकिन ना तो रिलायंस जियो को कोई फाइन हुआ, ना तो पेटीएम को कोई फाइन हुआ, और विजय शेखर शर्मा की फोटोग्राफ बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ है जगह जगह, और उनका ट्विटर अकाउंट भरा रहता है उस सबसे। तो खैर मैं उस और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो मैं इस सेशन का क्लोजिंग पॉइंट लेना चाहूँगा, कि क्या वाकई ये इंडिकेटर है सेंसेक्स या निफ्टी इंडियन इकोनॉमी का, जैसा कि देयर इज वन सेट ऑफ सुपर इंटेलिजेंट पीपल इन द इंडियन इकोनॉमी जो कहते हैं कि हाँ, ये जो निफ्टी है या ये जो सेंसेक्स है, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। अगर ये सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, ये 50 कंपनीज की वजह से अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इन सेक्टर्स की बाकी कंपनीज भी अच्छा ही कर रही होंगी। अगर कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, अगर ये 5 कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में बाकी कंपनीज भी अच्छा ही कर रही होंगी। अगर पावर सेक्टर में ये 2 कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो बाकी सारी कंपनीज भी अच्छा ही कर रही होंगी। फाइनेंस में अगर ये 5-6 बैंक्स हैं और 1-2 NBFCs हैं, अगर ये बढ़िया कर रहे हैं और ये ऊपर ही जा रहा है, तो फिर बाकी सारी फाइनेंस कंपनीज भी अच्छा ही कर रही होंगी और बाकी सारे बैंक्स भी अच्छा ही कर रहे होंगे। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ओवरऑल तो बढ़िया ही है? मे बी नॉट। तो एक देयर इज़ वन सेट ऑफ सुपर इंटेलिजेंट पीपल जो कहते हैं जी हम बिल्कुल मान सकते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो पूरी इकॉनमी ऊपर जा रही है। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हो सकता है फाइनेंस सेक्टर की, जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ बैंक्स और कुछ NBFCs तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन कुछ छोटे बैंक्स वाइंडिंग अप में जा रहे हैं, कुछ छोटी NBFCs वाइंडिंग अप में जा रही हैं और वो बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। और अब तो कोविड खत्म हो गया, लेकिन मतलब समथिंग लाइक दैट, कोई रीज़न है जिस रीज़न की वजह से वो प्रेशर में और बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कि कैपिटल गुड सेक्टर में लार्सन एंड टूब्रो तो बहुत बढ़िया कर रही है और इसकी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो लेकिन कैपिटल गुड सेक्टर में ही ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनीज, मीडियम कंपनीज, जिनका बिजनेस ठप हो रहा है, वाइंडिंग में जा रही हैं, बंद हो रही हैं। ऐसा हो सकता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी इंडियन इकॉनमी का इंडिकेटर ये निफ्टी है? कुछ लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं, मतलब हो सकता है कि वो एक सेक्टर भी जो आपको ऊपर दिख रहा है जस्ट बिकॉज कि L&T ऊपर है तो हम कहेंगे पूरा कैपिटल गुड सेक्टर ही ऊपर है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? कैपिटल गुड सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं जो वाइंडिंग अप में जा रही हैं, जो इंसॉल्वेंट हो रही हैं, जिनका बिजनेस डाउन जा रहा है। तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन खैर हम उन सब में नहीं जाएंगे, एग्जाम में ये सब नहीं लिखनी होती ये बातें। हम ये मानते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल इंडियन इकॉनमी ऊपर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और लोगों को और जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही हैं, लोगों के सैलरी पैकेजेस भी बढ़ रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं निफ्टी के ऊपर जाने से, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है। बाकी कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर तरीके के अलग अलग समझदार लोग हैं और हर किसी का माइन्यूट डिटेल्स में जाकर, माइन्यूट डिटेल्स में एनालाइज करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी।